करेंगे लूसेंट, प्राचीन इतिहास, और हम लोग हर टॉपिक पे अलग अलग क्लास लेंगे। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में हम लोग देखेंगे कि ऋग्वेद क्या होता है, यजुर्वेद क्या होता है, सामवेद क्या होता है, अथर्ववेद क्या होता है, ऋग्वेद से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अथर्ववेद से कहाँ कहाँ से आते हैं, यजुर्वेद से, सामवेद से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और इस वीडियो में हम लोग और भी बात करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलती है। प्राचीन इतिहास में जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों से मिलती है? 4 स्रोतों से। तो 4 स्रोतों में कौन कौन सा है? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें चार तथ्यों 4 स्रोतों से मिलती है। 4 स्रोत कौन कौन से हैं? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली संपूर्ण जानकारियाँ। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से जो हमें संपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं, तो भारत का सर्वप्रथम ग्रंथ वेद है। भारत का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? वेद को हम भारत का सर्वप्रथम ग्रंथ मानते हैं, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। जिसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। वेद वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद किसका उपदेश देता है? वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद 4 होते हैं। कौन कौन से वेद होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ये जितने भी हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे, ये सब किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। नहीं तो आप लोग एक बार क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लीजिएगा कि ऋग्वेद से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो से कुछ क्वेश्चन हैं या नहीं है। उसके बाद यजुर्वेद क्या होता है, सामवेद क्या होता है, ये सब चीज़ें आप किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर उठाइएगा जिसमें ऋग्वेद से क्वेश्चन अगर पूछा रहेगा तो इस टॉपिक से ज़रूर कुछ ना कुछ आया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में हम लोग बात करते हैं। ऋग्वेद से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। तो उसके बाद इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ होती हैं। इसमें कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। लगभग ये चीज़ तो एसएससी कई बार पूछ चुकी है। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, कौन से मंडल में किस देवता का उल्लेख है, ये सब चीज़ें एसएससी हर एग्ज़ाम में पूछती है। तो इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ। ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से हमें क्या मिलता है? आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, ये भी क्वेश्चन कई बार एसएससी के द्वारा पूछ लिया गया है, तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद, ऋग्वेद के रचयिता कौन है? विश्वामित्र है। इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? देवता सोम का। उसके बाद इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को अखिल कहा जाता है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को अखिल कहा जाता है। चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है।
पूछ देगा पुरुष सूक्त का संबंध किस मंडल से, तो 10वें मंडल से, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघों और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। अधन्य शब्द का संबंध किससे है, गाय से है। उसके बाद नोट में दिया, प्राचीन भारत के साधन के रूप में वैदिक साहित्य एवं ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो ऋग्वेद से जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम लोग इस टॉपिक में देख लिए। तो लगभग आप किसी भी एग्जाम पेपर को उठा के देख लीजिएगा, इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन, अगर ऋग्वेद से तो कुछ ना कुछ तो इस क्वेश्चन से इसमें जरूर क्वेश्चन होंगे। अब हम लोग बात करते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है स्वसर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। स्वसर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद क्या कहलाता है, यहाँ पे लिखा है, तो आप लोग देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में क्या मिलता है, यज्ञों के विधि विधानों का संकलन किसमें मिलता है, यजुर्वेद में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछे भी जाते हैं एसएससी में कि यज्ञों का विधि विधान का नियम किस वेद में लिखा गया, तो क्या होगा, यजुर्वेद में। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, गद्य और पद्य में कौन से वेद लिखे गए हैं, तो कौन से हैं, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद्य दोनों में है। अब हम बात कर लेते हैं सामवेद। सामवेद क्या होता है, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रार्थ कहते हैं। इसके संकलन ऋग्वेद पर आधारित हैं। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो आता है, 100% एसएससी पूछती है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नोट, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद क्या होता है, इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं जिसके रचयिता आर्थो ऋषि जी हैं। इसके मंत्र से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्ग का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। तो अथर्ववेद में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसमें हम लोग देख लें। और सामवेद क्या होता है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देख लें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अथर्ववेद में परीक्षित के कुराओं को राजा कहा गया। इसमें सभा एवं समिति की प्रजापतियां की 2 पुत्रियां कहा गया। वेदों के भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन एवं व्याख्या से जुड़े हैं, विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। सकाल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद को 2 शाखाओं में बांटा गया। मध्यान्ह एवं शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं। काठक, कठिष्ठ, मैत्रेय और तैत्तिरीय। कौथुम, राणायणी एवं जैमिनी या तलवकार और सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद हैं। नोट, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद
ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। उसके बाद ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद का। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों ने अरण्यकों को से तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं सांस्कृतिक के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसे नीचे सारणी में दिया गया है। वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद यत्रेय तथा कौस्तुकी, यजुर्वेद तैत्तिरीय तथा शतपथ, सामवेद पंचविंश, अथर्ववेद गोपद। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। उसके बाद है शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषद के श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार एवं ब्राह्मण आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जापलोपनिषद से चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई है। ये हैं शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडी, विधि, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिषी। वैदिक साहित्य को अछूते बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। श्रौत्र, गृह एवं धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ, विधि विधान, कर्मकांडों तथा राजनीति, विधि एवं व्यवहारों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बौद्धायन, आपस्तम्ब, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया। पुराण और उससे संबंधित वंश। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। कौन सा पुराण जो है किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्राचीन भारत में ऋग्वेद क्या होता है, यजुर्वेद क्या होता है, सामवेद क्या होता है, अथर्ववेद क्या होता है, इनसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इन सब टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और जो हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे वो हमारा रहेगा बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य धर्म के बारे में। हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे बौद्ध धर्म क्या होता था, जैन धर्म से कैसे क्वेश्चन आते हैं, और साहित्य क्वेश्चन से साहित्य और भी। तो आज की वीडियो में बस हम लोग इतना ही सीखेंगे। और इस और आगे की क्लास में हम लोग ये भी सीखेंगे विदेश यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ क्या थी, चीनी लेखा कौन थे, अरबी लेखन कहाँ से कैसे आते, ये सब चीज़ें हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। तो बस आज की क्लास में हम लोग इतना ही सीखेंगे। प्लीज़ अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद।